है क्रैशिंग साइट का, किस तरह से ये क्रैश हुआ था, उसकी भी तस्वीरें यहां पर सामने निकल कर आ गई है। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, घना पहाड़ी जो इलाका है वो आप यहां पर देख सकते हैं। और चूंकि मौसम खराब होना भी एक वजह यहां पर बताया जा रहा है, कुछ टेक्निकल जो इश्यूज थे वो भी, अब तमाम जो जानकारियां हैं वो निकल कर सामने आ रही है, लेकिन वो जो मलबा है विमान का वो भी वहां पर देखा जा रहा है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं, इस पर तमाम देशों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आई है। लेकिन भारत की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट जो थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और साथ ही ये कहा है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में, इस संकट की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है भारत। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, यूएस मेड हेलीकॉप्टर, ये बेल 212 जो क्रैश हुआ है। सवाल हालांकि कई उठ रहे हैं, लेकिन वो जांच का विषय है। लेकिन शुरुआती जो जानकारी अभी निकलकर सामने आई है वो मौसम वजह बताया जा रहा है। पिछले 20 घंटे से भी ज्यादा से ये जो तलाशी अभियान है वो चलाया जा रहा था, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और फिर अब आज जो जानकारी मिली वो अच्छी नहीं थी, वो दुखद थी। रईसी की मौत हादसा है या साजिश है, इस तरह के भी जो सवाल है उठ रहे हैं। प्रतिक्रियाएं यहां पर आ रही है, ईरान के साथ सब खड़े हैं ये यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, हम यहां पर बता रहे हैं कि क्या हुआ। हेलीकॉप्टर में कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो सबसे अहम यहां पर माना जाता है। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर काफी सुरक्षित भी होता है। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर सबसे अनुभवी पायलट जो हैं वो चलाते हैं। आशंका और क्या हुआ ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। 3 हेलीकॉप्टर उड़े, 2 वापस आ गए, लेकिन एक जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम फेल तो हेलीकॉप्टर भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा अहम होता है। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह भी इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे सलोनी। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं ये क्रैशिंग साइट की तस्वीरें जो इस वक्त यहाँ पर आ गई है। सामूहिक डैम का दरअसल उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर इब्राहिम रईसी आ रहे थे। बिल्कुल, और भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल, और जिस तरह का हादसा ये हुआ है, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति हैं, सुरक्षा बहुत पुख्ता होती, विदेश मंत्री भी साथ थे, सवाल खड़े हो रहे हैं फिलहाल। लेकिन ये दुखद हादसा जिस पे प्रधानमंत्री ने भी दुख जाहिर किया। देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। एक है कि आप उसका नेचुरल देखें कि यस, बैड वेदर फोरकास्ट था, बैड वेदर भी था, वापसी थी, माउंटेनस एरिया है, मैं इनमें फ्लाई कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि विजिबिलिटी कई बार कई जगह पर फॉर फ्यू सेकेंड्स आप अपना जहाज का अगला पोर्शन नहीं देख पाते, इतनी ज़्यादा धुंध होती है। फॉग इज़ अ वेरी बिग एनिमी फॉर हेलीकॉप्टर फ्लाइंग बाय द वे। लेकिन ये स्टेट ऑफ आर्ट हेलीकॉप्टर है, बेस्ट ट्रेंड जो पायलट्स होते हैं वो अपने प्रेसिडेंट को उड़ाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उनके 10,000 आवर्स का एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा होगा, और वो इन्हीं रूट्स के ऊपर रिहर्सल भी करते हैं। सो एज फार एज मैनुअल मिस्टेक इज कंसर्न, मेरे हिसाब से बड़ी लिमिटेड होती है इसके अंदर, बट हो सकती है, ऐसे कोई डाउट नहीं है। बात आती है इस तरह का जो सो कॉल्ड डाउनिंग होता है, 3 एयरक्राफ्ट में एक ही एयरक्राफ्ट डाउन होता है, वहाँ शक जाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि रईसी के, ईरान के दोस्त कम, एनिमीज ज़्यादा हैं, और वो भी वो वाले एनिमीज हैं जो वर्ल्ड में बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट ऑफ द सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं। आप सोच लीजिए कि अगर यूएस और इजराइल इस तरह की स्ट्राइक करता है, मैं तो बाय नेम बोलने को तैयार हूं कि अगर वो करता है तो उसको सबसे बड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट क्या मिलता है? वेदर, कि जी वेदर खराब था इसलिए गिर गया, सबसे बड़ी बात। इवन मैं कहता हूं ईरान भी कैसे एक्सेप्ट कर लेगा कि ये अटैक उनके ऊपर हो गया है। बट मेरा जो सोच है, बाइडन अपना वीकेंड हॉलीडे छोड़कर वापस क्यों आ गए इमीडिएटली? क्योंकि अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होगा जिससे रिलेटेड डिसीजंस इमीडिएटली लेने पड़ेंगे, इमीडिएट रिएक्शन दिखाना पड़ेगा कि ईरान के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो, क्या इसको एग्रेवेट करना चाहते हो। सो ओवरऑल एक सिचुएशन ये ज़रूर है कि येस, देयर इज ऑलवेज स्कोप कि सैबोटाज और प्लान्ड
किलिंग हो सकती है। क्योंकि सर लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आ रही है, और इजराइल और ईरान की अगर हम बात करें तो उनकी दुश्मनी तो जग जाहिर है, और किस तरह से चल रहा है ये सब यहाँ पर देख ही रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है, इसके पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा ही बाइडेन साहब को लेकर कि वो आ गए हैं, अपने तमाम जो प्लान है वो उन्होंने कैंसिल कर दिए। तो ये किस तरफ जा रही है? डेफिनेटली आप ये निश्चित समझिए कि ईरान इसमें इजराइल और यूएस को अगर कहीं भी स्कोप होगा वो छोड़ेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। बट येस, इट टेक्स टाइम। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इजराइल और यूएस हमेशा से उसके न्यूक्लियर होने को भी टारगेट कर रहे थे, रईसी को टारगेट कर रहे थे, ईरान को ओवरऑल टारगेट कर रहे थे। इजराइल और ईरान के बीच में तो एक्सचेंज भी हो गया फिजिकल पहली बार कि यस, एक दूसरे के ऊपर आपने अटैक भी कर देख लिया। तो मुझे लगता है दिस इज कॉल्ड एज हाइटनिंग ऑफ सिचुएशन एक बद से बदतर की तरफ ऑलरेडी जा चुकी है। कर्नल, ये भी समझना चाहेंगे आपसे, अभी जो हालात हैं इस पूरे एरिया में बहुत टेंस हैं, चाहे इजराइल की बात कर लें हम, चाहे देखा जाए दोनों तरफ से हमला हो रहा है, इराक से ऑलरेडी टेंशन है। तो ये क्या उसका आफ्टर इफेक्ट है या इसमें हिडन कुछ एजेंडा है, जैसा कि आप कह रहे हैं मैसेज ड्राइव करने की कोशिश है? मुझे लगता है टेंशंस इजराइल और ईरान के बीच में आज कोई नई नहीं है, लेकिन हाइटन्ड अप है, बहुत बहुत ज़्यादा लेवल पर चल रही हैं, जहां पर के दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फायर भी कर ली। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ था। सो ऑलरेडी ये सिचुएशन एक बद से बदतर की तरफ जा चुकी है। अब इस तरह का एक्सीडेंट होना या प्लान्ड किलिंग होना, सैबोटैज होना, ये अपने आप में डिसाइड अगेन करेगा कि क्या ईरान किस तरह का स्टैंड लेता है। और अगर उस स्टैंड में रिटेलिएटरी वो कुछ भी करता है, क्योंकि वो मॉरली, मेरा मान लीजिए मॉरली वो रिस्पॉन्सिबल ज़रूर करेगा कि ये इजराइल या उनका किया हुआ है,